सिस्टम ने मुझे हीरोइन का दिल जीतने का मिशन दिया। बचपन से ही माइंड रीडिंग की एबिलिटी रखने वाली वह लड़की बड़ी होकर एक रूथलेस, कोल्ड और हार्टलेस, अकेली और अंधेरी सी यान्डेरे बन गई थी। मैंने कुछ देर सोचा और तय किया कि मैं उस दुनिया में तब जाऊंगा जब हीरोइन सिर्फ 1 साल की होगी। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आज से मैं इसका गार्डियन हूँ। मैं इसे लॉ फॉलो करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पॉजिटिव रहना और एक अच्छा इंसान बनना सिखाऊंगा। एक अच्छी कैप्चर स्ट्रेटेजी की शुरुआत एजुकेशन से होती है। सिस्टम मेरी बात से कन्विंस हो गया। तुम सही कह रहे हो। और इस तरह बर्फ से ढके एक दिन मैंने अस्पताल के बाहर छोड़ी गई 1 साल की हीरोइन को अपनी बाहों में उठा लिया। 6 साल बाद मेरे खोले हुए ऑर्फनेज में उसने अपनी मासूम बच्ची वाली आवाज में पूछा, डायरेक्टर, कैप्चर का मतलब क्या होता है? मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं तुम इस दुनिया की केयर और लव को महसूस करो। 7 साल की जांग शिन्यू की आंखें चमक उठीं और वो खुशी से घूमने लगी। डायरेक्टर, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। उसके पास ही उसके फ्यूचर के सबॉर्डिनेट्स, पार्टनर्स, एनिमीज और उसका फर्स्ट लव सब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और खुशी से बोलने लगे, हमें डायरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। हीरोइन का अफेक्शन लेवल मैक्सिमम तक पहुंच गया। होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अचानक मौत के बाद मुझे सिस्टम की बात माननी पड़ी और कैप्चर मिशन एक्सेप्ट करना पड़ा। सिस्टम ने मुझे ओरिजिनल प्लॉट ट्रांसफर किया। फाइल में मौजूद उदास आंखों वाली उस लड़की को देखकर मैं सोच में पड़ गया। वह जमीन पर पैरों तले कुचली जा रही थी और उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखें बेजान, फीकी सी ग्रे थीं, इतनी ठंडी कि जैसे पूरी दुनिया से अलग हो चुकी हो। जब तुम इस दुनिया में जाओगे तब तुम उसे घर ले जा सकते हो, लेकिन अभी वो बाहर छोटे मोटे काम कर रही है और हर तरह की बुलिंग झेल रही है। ज्यादा चांसेस हैं कि वह तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें लव से उसे बदलना होगा। और उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जो उसका फर्स्ट लव है। स्कैन के मुताबिक जब वह दोनों दोबारा मिलेंगे तब उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी एज कितनी है? वो तो टीनेजर लग रही है। सिस्टम कुछ पल के लिए रुक गया। ये उसकी 14 साल की फोटो है। तो फिर वो बाहर काम क्यों कर रही है? इस एज में तो उसे स्कूल में होना चाहिए। पैसे ना होने की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन, उसकी ट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्फेनेज की होनी चाहिए। जिस ऑर्फेनेज में वह है वह रूल्स के हिसाब से ऑपरेट नहीं करता। मेरे सवालों से सिस्टम घबरा गया। ऐसा है क्या? मैं कुछ देर सोचता रहा। लगता है इस एरिया का वेलफेयर सिस्टम ही फ्लॉड है। मुझे इस दुनिया में भेजो। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो तुम कौन सी टाइमलाइन चुनना चाहोगे? जब वह 14 साल की है और एक कस्टमर उसकी बेइज्जती कर रहा है, या जब वह 18 साल की उम्र में एक गली में बेहोश हो जाती है, या 23 साल की? बिल्कुल, जब वह 1 साल की होगी। जांग हेक्सुए पैदाइशी तौर पर कमजोर और बीमार थी। उसके फादर का कोई पता नहीं था और उसकी मदर की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई थी। जब वह सिर्फ 1 साल की थी तब उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल के गेट पर छोड़ दिया। वह कड़ाके की सर्दी का दिन था और आसमान से बर्फ गिर रही थी। जांग हेक्सुए को तेज बुखार था और उसकी सुनने की एबिलिटी का एक हिस्सा चला गया था। लेकिन आयरनी ये थी कि उसके पास हीरोइन का गोल्डन चीट था, माइंड रीडिंग। उस दिन से उसकी दुनिया खामोशी में डूब गई, लेकिन हर तरफ से उसकी तरफ मैलिस उमड़ने लगी। मैं अस्पताल के गेट के सामने खड़ा था और अपनी बाहों में आराम से सो रही उस बच्ची को देख रहा था। मैंने सीधे सिस्टम से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका दिल जीतूं तो मुझे कुछ पर्क्स भी दो, जैसे पैसे, वरना हीरोइन भूख से मर जाएगी। कैप्चर मिशन पूरा होने से पहले मैं तुम्हें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे यहाँ लाए हो तो मेरे लिए भी कोई सोल्यूशन निकालो। ठीक है, थोड़ी देर रुको। कुछ देर बाद सिस्टम वापस आया। उसने मुझे एक बैंक कार्ड दिया और कहा कि ये प्रीवियस होस्ट की स्पॉन्सरशिप है। मैंने बिना सोचे बैंक कार्ड ले लिया। पर्क एक्टिवेट करने के बाद सिस्टम थोड़ा परेशान लग रहा था। ये 13वीं बार थी जब उसने मुझसे पूछा, क्या ये सच में ठीक रहेगा? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 10 साल फ्यूचर में भेज दूं? मैंने अपनी उंगली हिलाकर मना कर दिया। मैं अभी 22 साल का हूं और इस कैप्चर मिशन के लिए 1 साल की एज बिल्कुल सही है। 18 बिल्कुल नहीं, 16 भी नहीं और 11 तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बच्ची को कपड़े में अच्छे से लपेटा और उसे लेकर अस्पताल के अंदर चला गया। उम्मीद करता हूं अभी देर नहीं हुई होगी। शायद उसकी हियरिंग अभी भी बच सकती है। सिस्टम ने मेरे लिए फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स बना दिए। सबसे पहले मैं जांग हेक्स्यू को अस्पताल ले गया ताकि उसका चेकअप और ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद मैं उस पुराने और टूटे फूटे बोए ऑर्फनेज को टेक ओवर करने चला गया। अस्पताल ने प्रोसीजर पूरा करके जांग हेक्सुए को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी प्लानिंग की वजह से बाद में मैंने ही उसे लीगली अडॉप्ट कर लिया
और वह बॉय ऑर्फनेज में आ गई। वो ऑर्फनेज की इकलौती बच्ची बन गई। सब कुछ ओरिजिनल प्लॉट की तरह ही था, बस एक फर्क था, इस बार ऑर्फनेज का डायरेक्टर मैं था। जांग हेक्सुए की देखभाल करते हुए मैंने पूरे ऑर्फनेज को दोबारा बना दिया। मैंने अंदर की सारी फैसिलिटीज सिस्टमैटिकली इम्प्रूव कर दी। सब कुछ हैरान कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ा। ये देखकर सिस्टम सच में शॉक हो गया, क्योंकि जांग हेक्सुए का अफेक्शन लेवल मेरे लिए बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह पहले ही 80 तक पहुंच चुका था। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। एक छोटे बच्चे के लिए सबसे करीबी इंसान वही होता है जो हर दिन उसकी देखभाल करता है। भले ही जियांग हेक्स्यू अभी लव का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन उसने यह जरूर सीख लिया था कि जब भी मैं उसे लेने आता वह अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ा देती और एक प्यारी सी मुस्कान दे देती। हर बार ये देखकर सिस्टम खुद से ही बोलता, ये कैसे पॉसिबल है? तुम सच में ऐसा कर सकते हो? तो ऐसे भी किया जा सकता है। मैंने उसकी हैरानी को नजरअंदाज किया। मैंने सामने पूरी तरह बदल चुके ऑर्फनेज की तरफ देखा और संतुष्टि से कहा, काफी अच्छी एफिशिएंसी है। बस ये देखना है कि आसपास कोई इंटीग्रेटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं या नहीं। मैंने इस एरिया की पॉलिसीज चेक की हैं। ऑर्फनेज अपना खुद का स्कूल भी चला सकते हैं। बस बॉय ऑर्फनेज अभी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। सिस्टम मेरी बात समझ नहीं पाया, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। समय पर अस्पताल पहुंचने और मेरी अच्छी देखभाल की वजह से जांग हेक्सुए का शरीर बहुत हेल्थी हो गया था। 3 साल की उम्र में वो दौड़ने भागने लगी थी और अपनी मीठी तोतली आवाज में मुझे डायरेक्टर कहकर बुलाती थी। छोटी जांग हेक्सुए ने मुझसे पूछा, डायरेक्टर मेरे नाम का क्या मतलब है? मैंने उसे गोद में उठाया और बताया, जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी उस दिन बर्फ गिर रही थी और तुम्हारी माँ को क्रेन्स बहुत पसंद थी। वो अभी इतनी छोटी थी कि मौत और बिछड़ने का मतलब नहीं समझ सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से उसके नाम की असली वजह मिटाना नहीं चाहता था। जियांग हेक्स्यू को मेरी बात आधी समझ आई। तो मेरा नाम उस क्रैन पर रखा गया है जो मम्मी को पसंद था। मम्मी भी मुझे पसंद करती थी, है ना? हाँ। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती थी। इतना सुनते ही वह फिर से खुश हो गई। उसने एक बार फिर अपनी प्यारी सी मुस्कान दिखा दी। जिस दिन मैंने जियांग हेक्स्यू को उसका नाम लिखना सिखाया, उसी दिन मैंने सिस्टम से पूछा, तुम लोगों के भी कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, है ना? मेरे सवाल से सिस्टम कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने गंभीरता से सोचना शुरू किया। मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब कैप्चर सिस्टम्स हैं। हम सब। मुझे एक सुराग मिल गया। तुम्हारे कॉलीग्स भी हैं? हाँ, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है। क्या उन सबके नाम है? सिस्टम ने भोलेपन से जवाब दिया, उन्होंने अपने नाम खुद रखे हैं। मेरे जिन अच्छे दोस्तों को मैं जानता था उनके नाम शाओसी, शाओजिंग, शाओई और शाओशी थे। तो फिर तुम भी उनकी तरह अपना एक नाम क्यों नहीं रख लेते? सिस्टम कुछ सेकंड तक झिझकता रहा, लेकिन दूसरे कॉलीग्स कहते थे कि जिन सिस्टम्स ने अपना नाम रख लिया वे अपना काम ठीक से नहीं करते थे। नाम रखने के बाद वे दूसरे काम करने लगते थे। तुम भी दूसरे काम कर सकते हो, जैसे मेरे साथ मिलकर इस ऑर्फनेज को अच्छे से चलाना। लेकिन मैं उसी समय टारगेट को भी कैप्चर कर रहा हूँ, तो फिर इसे काम में लापरवाही नहीं माना जाएगा। सिस्टम अचानक उत्साहित हो गया। सच में? क्या मैं भी अपना नाम रख सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। तुम क्या कहलाना चाहते हो? सिस्टम ने थोड़ी देर सोचा। मैं आपके साथ ऑर्फनेज चला रहा हूँ, इसलिए मैं अपना नाम शाओफू रखना चाहता हूँ। मैंने कुछ पल सोचा। शाओफू अच्छा नाम है। काफी देर तक उसने कोई आवाज नहीं निकाली। मुझे लगा वह शायद अपने दोस्तों को ये खुशी बताने चला गया है। जिस दिन ऑर्फनेज आधिकारिक रूप से दोबारा खुला, उस दिन मैं जियांग हेक्स्यू को साथ लेकर नए बच्चों का स्वागत करने बाहर गया। मैं पहले ही उनकी फाइल्स पढ़ चुका था। शायद प्लॉट के खिंचाव की वजह से जियांग हेक्स्यू का बचपन का दोस्त और उसका फ्यूचर फर्स्ट लव गूरंग भी वहां आ गया था। उसके माता पिता दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया। 8 साल की उम्र में उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे अपने साथ विदेश ले गए और वहीं बस गए। ओरिजिनल प्लॉट में इस हिस्से के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था, लेकिन गूरंग का एक आज्ञाकारी और समझदार लड़के से आगे चलकर एक खतरनाक विलन बन जाना साफ बताता था कि विदेश की वह जिंदगी बिल्कुल भी खुशहाल नहीं रही होगी। मैंने इसकी अच्छी तरह जांच की, तब पता चला कि उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स एडॉप्टेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं करते थे। ये भी ऑर्फनेज के रूल्स की एक और बड़ी गड़बड़ी थी। मैंने अपने सामने खड़े उस डरे सहमे लड़के की तरफ देखा, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, आज से यह जगह ही तुम्हारा घर है। लड़का खाली नजरों से मुझे देखने लगा। शायद मेरी नजर बहुत नरम थी, बहुत धैर्य से भरी हुई।
इतनी कि सबसे संवेदनशील बच्चा भी उसमें जरा सी भी मैलिस महसूस नहीं कर सकता था। उसने बहुत सावधानी से अपना गोल मटोल छोटा सा हाथ बढ़ाया और मेरी उंगली पकड़ ली। उसके गोरे और प्यारे चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। फिर भी उसने चुपचाप मुझे उसे गोद में लेने दिया। उसने मेरी दी हुई कैंडी खाई और उस दिन पहली बार मुस्कुराया। फिर तोतली आवाज में मुझे डायरेक्टर कहना सीख गया। उधर जांग हेक्सुए गंभीर चेहरा बनाए नए बच्चों को ऑर्फनेज घुमा रही थी। ये जिम्मेदारी मैंने उसे बड़े गंभीर तरीके से सौंपी थी और वह भी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। बिल्कुल बड़ी दीदी की तरह वह नए बच्चों के बीच इधर उधर घूम रही थी। मैंने देखा कि वह एक बच्चे को समझा रही थी, अब मत रो। फिर उसने दूसरे बच्चे को एक कैंडी दी। उसके बाद अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच कर बोली, ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्फनेज है। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोपहर में मैं बच्चों को सुलाने ले गया। जांग हेक्सुए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मेरे पास आकर फुसफुसाई, डायरेक्टर, आज जितने भी नए बच्चे आए हैं उनमें मुझे लूची सबसे अच्छा लगा। वो बहुत कूल है। अच्छा, ऐसा है। लूची, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जब मेरी नजर लूची के चेहरे पर बने बर्थमार्क पर पड़ी तब मुझे अचानक सब याद आ गया। क्या यह वही लूची नहीं है जो भविष्य में जांग हेक्सुए का सबसे बड़ा दुश्मन और माफिया बॉस बनेगा? लगता है लीगल एजुकेशन को जल्दी ही शेड्यूल में शामिल करना पड़ेगा। अभी का लूची बहुत डरा सहमा लगता था। वह हमेशा सिर झुकाकर रहता था और अपने चेहरे के बड़े बर्थ मार्क की वजह से किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। ऊपर से उसका जन्म हल्की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हुआ था। इसी वजह से उसके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। बच्चे को छोड़ देना एक क्राइम है। मैंने लूची के उदास और असुरक्षित चेहरे की तरफ देखा। फिर जंग हेक्स्यू को अपने पास बुलाया। शायद उसने मेरे मन की बात सुन ली थी। उसकी आंखें भर आईं। वह उदास होकर बोली, डायरेक्टर, क्या लूची के मम्मी पापा अब उसे नहीं चाहते? जियांग हेक्स्यू के पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी थी और उसने ये बात मुझसे कभी नहीं छिपाई। लेकिन उसने मेरे साथ छोटी उंगली मिलाकर प्रॉमिस किया था कि ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। इसलिए मैंने भी गंभीरता से कहा, उसके माता पिता ने गलत किया है, उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। जांग हेक्सुए को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ तो उसे गार्डन में खेलने ले जाओ। पिछली बार तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी दोस्त के साथ सीसॉ खेलना चाहती हो। जंग हेक्सुए की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। लेकिन अभी तो नाप टाइम है। कोई बात नहीं, आज के लिए एक्सेप्शन है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हेक्स्यू, आज से हम सब लूची का परिवार हैं। मैं चाहता हूँ कि लूची खुश रहे। क्या तुम ये कर सकती हो? जांग हेक्सुए जोश से भर गई। मैं कर सकती हूँ। मैंने गार्डन का दरवाजा खोला और हाथ हिलाया। धूप में उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे खुशी से चिल्लाते हुए सीसॉ की तरफ दौड़ते देखा। फिर मैं वापस डॉर्म में लौट आया। जैसा मैंने सोचा था, हर छोटा सा सिर झुका हुआ था। नींद नहीं आ रही है ना? मैं हंस पड़ा। कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ गुर्रेंग ने सिर उठाया और खिड़की के बाहर गार्डन की तरफ उंगली से इशारा किया। उसने अपनी मीठी तोतली आवाज में कहा, मैं डायरेक्टर के साथ खेलने जाना चाहता हूँ, तो फिर चलो आज हम सब गार्डन में जाकर खेलते हैं। मैं मुस्कुराया। मेरी आंखें भी मुस्कान से सिकुड़ गईं। लेकिन अभी नाप टाइम है, इसलिए अगली बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जो बच्चे पहले घबराए हुए और तनाव में थे, उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। उन्होंने एक साथ जवाब दिया, ठीक है। खुश छोटी छोटी चिड़ियों के झुंड की तरह वे सब गार्डन की तरफ दौड़ पड़े। मैं धीरे धीरे उनके पीछे चलता गया और शाओफू से बात करने लगा। मेरे लिए इन बच्चों का अफेक्शन लेवल इतना ज्यादा क्यों है? होस्ट, मैंने कभी किसी का कैप्चर इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा। क्या तुम एक कहानी जानते हो? एक बोतल में बंद डीमन ने वादा किया था कि अगर कोई उसे आजाद करेगा तो वह उसे अनगिनत पावर और धन देगा। लेकिन कई साल बाद जब एक मछुआरे ने उसे आजाद किया तो डीमन उसी से नाराज हो गया। उसे लगा कि मछुआरा बहुत देर से आया। ये कहानी मेरे डेटाबेस में है। लव भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। किसी का दिल जीतना असल में एक एक्सचेंज है। लव दो और लव पाओ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बचपन से कभी लव ही महसूस नहीं किया हो तो तुम्हें क्या लगता है वह नकली और अधूरा लव किस चीज के बदले मिल सकता है? तो अगर मैं हेक्सू के 15 या 16 साल की उम्र में आता तो उसके दिल में मेरी जगह कभी भी गुरेंग से ऊपर नहीं हो सकती थी, जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था। तो कैप्चर सफल करने के लिए ही आपने 1 साल वाली टाइमलाइन चुनी? होस्ट, पूरी तरह नहीं। मैं मुस्कुराया और मेरी तरफ भागते हुए एक छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? कैप्चर शब्द बहुत भद्दा लगता है,
इस दुनिया में लव के बहुत सारे रूप होते हैं। बच्चों को उन सबसे परिचित कराना भी एक तरह का कैप्चर ही है। होस्ट, आप सचमुच उन सबसे अलग हैं जिनसे मैं पहले मिला हूँ। मैंने छोटी बच्ची को स्विंग पर बैठा दिया। तुमने अब तक कितने लोगों को देखा भी है? मेरी नजर में तो तुम भी अभी एक बच्चे ही हो। शायद तुम्हारे इवेल्युएशन के हिसाब से किसी का दिल जीतना मेरा काम था, इसीलिए तुमने मुझे चुना। सिस्टम थोड़ा घबरा गया। तो पहले आपका काम क्या था? लेकिन ऐसा लगता है कि पहले भी बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते थे। होस्ट, क्या सच में? मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं पहले स्पेशल एजुकेशन में काम करता था। मैं जियांग परिवार का सचमुच एक अजीब सदस्य था। मेरे सभी भाई बहनों की अपनी अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। किसी ने कंपनी संभाल ली, कोई कला के क्षेत्र में चमकने लगा। सिर्फ मैं ही कुछ सालों के लिए एक छोटे से काउंटी शहर में पढ़ाने चला गया। फिर वापस आकर मैं एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में शिक्षक बन गया। आखिर में मैंने अपना खुद का ऑर्फनेज ही खोल लिया। ज्यादातर अनाथ बच्चे पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, उनमें अक्सर शारीरिक या मानसिक कमियां होती हैं। शुरुआत में जब मेरा परिवार मुझसे मिलने आता था तो मेरे शरीर पर लगे घाव देखकर डर जाता था। उन्होंने मुझसे एक बार नहीं कई बार पूछा, जांगशी, क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर के लोग तो इसे और भी कम समझ पाते थे। जियांग परिवार के सभी बच्चे ऐशो आराम में बड़े हुए थे, तो फिर जांगशी नाम का ऐसा इंसान क्यों था जिसमें जरा सा भी रईसी घमंड नहीं था? लेकिन जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। हालांकि मेरा किसी को नोबल या वल्गर साबित करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं बड़े बड़े शब्दों से खुद को महान दिखाना चाहता हूँ। असलियत में मैं भी भीड़ में मौजूद सबसे साधारण लोगों जैसा ही हूँ। बस मैंने अलग रास्ता चुन लिया। इसलिए लोगों के शक और मजाक को मैंने हमेशा अनसुना किया और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं भी सबकी तरह हूँ, बस वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। शाओफू ने मुझसे पूछा, वो कौन सी बात थी जिसने आपको पूरी तरह बदल दिया? कौन जाने, मेरे बचपन की यादें अब बहुत धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। असल में मुझे आज भी वो बात याद है। मुझे याद है कि एक बार हमारे स्कूल ने चैरिटी एक्टिविटी आयोजित की थी। हम सब ने छोटे छोटे सूट और सुंदर ड्रेसेस पहनी थी। फिर हम बगल वाले स्पेशल एजुकेशन स्कूल में गिफ्ट्स बांटने गए, लेकिन उस दिन हमें वहां का एक भी छात्र नहीं दिखाई दिया। मैंने उनके टीचर्स को कहते सुना, उन्हें डर था कि बच्चे कहीं तुम्हें चोट न पहुंचा दें, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को डॉर्म में बंद कर दिया। हमने उनकी डेस्क पर किताबें और कपड़े रखे, कुछ फोटोज खिंचवाईं और वहां से चले गए। उसी समय मेरी नजर एक डेस्क पर रखी फेरी टेल बुक पर पड़ी। उस पर किसी ने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, शौकसिन पूछता है, तारे कैसे दिखते हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या वे स्वादिष्ट होते हैं? उस फेरी टेल में आसमान के सारे तारे कैंडी से बने हुए थे। मैं सोचने लगा, क्या शौकसिन देख नहीं सकता? और इस फेरी टेल बुक का मालिक, क्या उसने कभी कैंडी भी नहीं खाई? मैंने अपने साफ सुथरे छोटे सूट की तरफ देखा, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से एक कैंडी निकाली। मैंने चुपके से उसे उस किताब के पन्नों के बीच रख दिया। जाने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस डॉर्म बिल्डिंग की तरफ देखा। कुछ बच्चे, जिनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे, खिड़की से हमें देख रहे थे। न जाने क्यों मुझे अचानक बहुत दुख हुआ। मेरे पास सिर्फ एक ही कैंडी थी और मैं सिर्फ एक ही छोड़ पाया। मैं सिर्फ एक बच्चे को ही तारों का स्वाद चखा सकता था। मैंने अभी अभी लगातार एक हफ्ते तक बिना रुके काम किया है। हमारे ऑर्फनेज में बच्चों का एक नया समूह आया है। उनके आने से इस छोटी सी जगह में रौनक और चहल पहल आ गई, लेकिन साथ ही बहुत सारी नई जिम्मेदारियां भी आ गईं। बच्चों के लिए कौन सा मिल्क ब्रांड लेना है से लेकर इंस्टीट्यूट के लिए नए टीचर्स भर्ती करने तक, हर काम मुझे खुद ही संभालना पड़ रहा था। खुशकिस्मती से मेरे पास शाओफू जैसा काबिल असिस्टेंट है। वो बच्चों की हालत पर नजर रख सकता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, वरना अगर मेरे 3 हिस्से भी हो जाते तब भी मैं इतना सारा काम नहीं संभाल पाता। हमारा वेलफेयर इंस्टीट्यूट अभी बहुत बड़ा नहीं है। मैं पहले ही एक कुक, एक क्लीनर, एक डॉक्टर, नर्सेज और केयरटेकर्स रख चुका हूँ। अब अगला काम क्लासेस शुरू करना है और उसके लिए मुझे हर हाल में भरोसेमंद लोगों को ही हायर करना होगा। कई राउंड्स के इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के बाद मुझे आखिरकार सबसे उपयुक्त कैंडिडेट मिल गई। वह एक युवा लड़की थी जिसकी खूबसूरती किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। उसके ठोड़ी तक आने वाले छोटे बाल, गुलाबी होंठ, सफेद दांत और बेहद सौम्य स्वभाव था। उसकी आंख के कोने पर एक चमकीला लाल तिल भी था। सच कहूं तो मैं लगभग अंदाजा लगा सकता था कि उसका पारिवारिक माहौल अच्छा रहा होगा, चाहे उसके बात करने का तरीका हो या उसका व्यक्तित्व। वह ऐसी लड़की लग रही थी जो बचपन से प्यार दुलार में पली हो, लेकिन उसकी त्वचा
हल्की सांवली थी और उसके गालों पर अब भी पहाड़ी धूप और ठंडी हवाओं की लाली बाकी थी। मेरा नाम अनवन किंग है। लड़की की आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। नमस्ते डायरेक्टर जियांग, मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते मिस वान किंग। वान किंग के नौकरी पर आने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मेरे पास पहले से ज्यादा समय हो गया। अच्छी फंडिंग वाले वेलफेयर इंस्टीट्यूट अपना खुद का स्कूल चलाते हैं, जबकि जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते वे बच्चों को बाहर के डे स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग क्लासेस बनाई जाए। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं वानकिंग को साथ लेकर नए होमरूम टीचर्स की भर्ती करने लगा और इसी के साथ इंस्टीट्यूट में आधिकारिक रूप से पढ़ाई शुरू हो गई। ऑर्फनेज में बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही क्लास बनाई। उस क्लास का नाम बच्चों ने लोकतांत्रिक तरीके से वोट देकर चुना। सभी को चिंग मियाओ नाम बहुत पसंद आया। इस तरह बोवे वेलफेयर इंस्टीट्यूट की पहली क्लास, चिंग मियाओ क्लास, आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। मुझे हमेशा से इस तरह के कामों का अच्छा अनुभव रहा है और वॉनकिंग ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से पढ़ाई बहुत ही आसानी से आगे बढ़ी। असल में बच्चों की शुरुआती शिक्षा में सबसे जरूरी चीज ज्ञान देना नहीं होती, बल्कि उनमें अच्छी आदतें डालना और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। मैंने एक स्टोरी टेलिंग क्लास शुरू की। हर दिन मैं बच्चों को एक कहानी सुनाता। परी कथाओं की दुनिया में आखिरकार सूरज हमेशा निकलता है, बुरे लोग हमेशा हारते हैं, प्रिंसेस को उसका प्रिंस मिल जाता है और बदसूरत बत्तख का बच्चा एक सुंदर सफेद हंस बन जाता है। संयोग से बचाए गए छोटे छोटे जानवर भी एक दिन अपना एहसान जरूर चुकाते हैं। बेशक जिंदगी सिर्फ परी कथाएं नहीं होती। शायद बड़े होने पर वे समझ जाएं कि हकीकत उनकी कल्पना जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि वे परी कथाओं पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। स्टोरी टेलिंग क्लास के बाद वैन किंग उन्हें सेफ्टी एजुकेशन पढ़ाती थी। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा मत रखो, लेकिन खुद की सुरक्षा करना कभी मत भूलो। मैं उन्हें दुनिया के साथ दयालुता से पेश आना सिखा सकता था, लेकिन किसी को यह भी सिखाना जरूरी था कि इस दुनिया में हर इंसान अच्छे इरादे से नहीं आता। उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और खुद की रक्षा करना भी सीखना चाहिए। मैंने जियांग हेक्स्यू को चिंग मियाओ क्लास का क्लास मॉनिटर बना दिया। उस दिन से उस छोटी सी लड़की में जिम्मेदारी का एहसास जाग गया। हर दिन वह पूरी मेहनत से क्लास का माहौल अच्छा बनाए रखने की कोशिश करती। ज्यादातर समय हमारी छोटी क्लास मॉनिटर पूरे जोश से भरी रहती थी, लेकिन कभी कभी वह उदास भी हो जाती थी। जैसे आज जियांग हेक्स्यू ने उदासी से अपना सिर मेरी गोद पर रख दिया। डायरेक्टर, आज लूची रो रहा था। मैंने उसके मन की बात सुनी। वह सोच रहा था कि उसके मम्मी पापा उसे क्यों नहीं चाहते। ऑर्फनेज जाने के बाद लूची पहले से कहीं ज्यादा खुल गया था, लेकिन शाम ढलने पर वह आज भी कभी कभी चुपके से रो लेता था। जियांग हेक्स्यू अपने दोस्त का यह दुख दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह मुझसे पूछने चली आई। मेरी बताई कहानियों में उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से जियांग हेक्स्यू समझ नहीं पा रही थी कि लूची के माता पिता अपने ही बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं। शाओशू, हर इंसान अलग होता है। कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, तो फिर उन्होंने उसे जन्म ही क्यों दिया? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हम उन्हें नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। लूची के माता पिता ने उसे छोड़कर क्रिम किया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया। कम से कम लूची के पास तुम्हारे जैसा दोस्त तो है जो उसकी चिंता करता है, लेकिन बहुत से बच्चों के पास तो कोई दोस्त भी नहीं होता। सच? जियांग हेक्स्यू की काली आंखें बड़ी हो गई। हाँ, मैंने उसे एक सलाह दी। जब तुम लोग थोड़े और बड़े हो जाओ, तब लूची के साथ मिलकर उन बच्चों की रक्षा करना जिन्हें भी उसी की तरह छोड़ दिया गया है। मैं अभी जाकर लूची को बताती हूँ। बाय डायरेक्टर। जियांग हेक्स्यू ने मेरी बात गंभीरता से सुनी, फिर उठकर बाहर भाग गई। जाओ शाओशू। असल में ओरिजिनल स्टोरी में लूची अपने लोगों की रक्षा करने के लिए बेहद प्रसिद्ध था। उसके ज्यादातर सबोर्डिनेट्स सड़कों पर भटकने वाले लड़के थे और उनमें से लगभग सभी ऐसे अनाथ थे जिनके माता पिता नहीं थे। मुझे पूरा यकीन था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। हालांकि ओरिजिनल प्लॉट की तस्वीरों में चेहरे पर बर्थमार्क वाला वह आदमी बेहद डरावना दिखता था। उसके चेहरे पर हमेशा ठंडा भाव रहता था, मानो उसके अंदर कोई भावना ही ना हो। लेकिन शायद अपने बचपन में वह भी किसी से उसी तरह सुरक्षा पाना चाहता था। लोग अक्सर कहते हैं कि बड़े होकर इंसान जो कुछ करता है
उसमें से बहुत सी चीजें उसके बचपन की अधूरी इच्छाओं की भरपाई करने की कोशिश होती हैं। मैं गहरी सोच में डूब गया। कम से कम इस बार मैं लूची को दोबारा माफिया बॉस नहीं बनने दूंगा। क्लासेस शुरू होने के बाद पहली पछड़ आई। मैंने बच्चों को एक खबर सुनाई, कल पूरे इंस्टीट्यूट की छुट्टी रहेगी। हम सब ऑटम आउटिंग पर जा रहे हैं। पहले बच्चों की सुरक्षा और उन्हें संभालने की सुविधा के लिए उन्हें बहुत कम बाहर ले जाया जाता था। इतने बड़े समूह में तो लगभग कभी नहीं। ऑटम आउटिंग की जगह भी बच्चों ने वोट देकर चुनी और आखिरकार उन्होंने जू जाना तय किया। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, हिस्ट्री म्यूजियम और बोटैनिकल गार्डन जैसी कई जगहों से संपर्क किया था, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि पड़ोसी शहर का ननचंग जो सबसे उपयुक्त रहेगा। जब जू के डायरेक्टर को पता चला कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बच्चे घूमने आने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत उदारता से कहा कि सभी बच्चों की एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्क के अंदर बच्चों का लंच भी उनकी तरफ से रहेगा। हमें सिर्फ आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च देना होगा। मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई, तब पता चला कि ननचंग जू काफी मशहूर है। वहां का माहौल बहुत अच्छा था और वहां के जानवर भी बेहद समझदार थे। जू ने एक बड़ी और प्रसिद्ध एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ मिलकर एक रियलिटी शो भी बनाया था और वह वैरायटी शो आज तक बेहद लोकप्रिय है। नानचांग जू की डायरेक्टर भी काफी मशहूर थी। पहला कारण, वह बेहद खूबसूरत थी। दूसरा कारण, उन्होंने हमेशा पर्यावरण संरक्षण और जानवरों की सुरक्षा से जुड़े जन कल्याण के कामों में खुद को समर्पित किया था। जिज्ञासा में मैंने और शाओफू ने उनकी फोटो खोजी। बहुत ही युवा और बेहद खूबसूरत चेहरा। अचानक शाओफू चौंक पड़ा। मुझे याद आ गया। क्या याद आया? मैंने पहले एक दोस्त से सुना था, सबसे शुरुआती कॉलीग्स जिन्होंने अपने नाम रखे थे वे जरूरी नहीं कि सिस्टम्स ही हों। वे हमारी तरह इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे। वैसे एक सिस्टम था जिसका नाम शाओलिंग था। असल में वह एक ऐसी कॉन्शियसनेस था जो इस दुनिया की हर चीज से बात कर सकता था। बाद में उसने जी सरनेम वाले एक होस्ट को चुना। जी परिवार के लोगों के पास जानवरों से संवाद करने की एबिलिटी थी। उन्होंने शाओलिंग से वादा किया था कि वे हमेशा जंगलों और जानवरों की रक्षा करेंगे। यही उनका प्रॉमिस था। मैंने डायरेक्टर का नाम देखा तो वह जी परिवार की डेस्केंडेंट है। शाओफू बहुत खुश लग रहा था। मुझे एक कॉलीग से मिलने का मौका मिलेगा। आगे चलकर तुम्हारी मुलाकात और भी कई कॉलीग से होगी। नानचंगजू मेरी कांटेक्ट पर्सन एक युवा महिला थी। उनका वीचैट नाम काइवन था। उनके नाम की तरह ही उनकी आवाज भी बहुत नरम थी, धैर्य से भरी हुई और बेहद कोमल। डायरेक्टर जियांग, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस दिन हमारा जू टिकट सेल्स कम कर देगा और हम आपके साथ गाइड्स के रूप में स्टाफ भी भेजेंगे। शाओफू अचानक बोला, उनके ऊपर शाओ लिंग की ऑरा भी है। रुको, ये तो सही नहीं है। उनके डेटा में शाओ शी का डेटा भी क्यों है? शाओ शी कौन है? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले शाओफू खुद से कुछ बड़बड़ाया और गायब हो गया। लगता है वह अपने दोस्तों से संपर्क करने चला गया। लेकिन अगर इस मामले में उन प्यारे सिस्टम्स का हाथ था तो इससे इतना तो साबित हो गया कि ननचांगजू चुनना बिल्कुल सही फैसला था। मैंने काइवेन को जवाब भेजा। तो फिर आपको काफी तकलीफ होगी? काइवेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऑटम आउटिंग की योजना ने पूरे ऑर्फनेज के बच्चों को उत्साह से भर दिया। हर दिन वे इसी बात पर चर्चा करते रहते कि सबसे पहले कौन सा जानवर देखेंगे। उधर वन किंग अब भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। वह बार बार सभी को सेफ्टी रूल्स याद दिलाती रहती। उसने हर बच्चे के लिए खास चिंग मियाओ हैंडकरचिफ और ऑटम आउटिंग का छोटा सा फ्लैग भी तैयार किया। फ्लैग्स बच्चों के छोटे बैकपैक्स पर लगाए गए और हरे रंग के हैंडकरचिफ उनकी कलाई पर तितली की गांठ बनाकर बांधे गए। हैंडकरचिफ पर हम टीचर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी छपी हुई थी, ताकि अगर कोई बच्चा रास्ता भटक जाए तो आसानी से वापस आ सके। मैंने लगभग 20 से ज्यादा बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप का लीडर बच्चों ने खुद वोट देकर चुना। हर ग्रुप का अपना अलग फ्लैग भी था। ग्रुप लीडर्स की जिम्मेदारी थी कि उनका कोई भी मेंबर पीछे न छूटे। पहली बार बाहर जाने की वजह से सभी छोटे ग्रुप लीडर्स के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वे पूरी गंभीरता से मुझसे बोले, हम सबका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उनके उत्साह और घबराहट भरे चेहरे देखकर मैंने एक बड़ी बस किराए पर ली। बच्चों की हंसी और चहचहाहट के बीच सूरज निकलते ही हम सफर पर निकल पड़े। नानचंगजू सचमुच अपनी प्रसिद्धि के लायक था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पूरा वातावरण जीवन से भरा हुआ था। काइवेन बेहद नाजुक चेहरे वाली युवा महिला थी। उनकी हिरनी जैसी आंखें थीं और उनका स्वभाव बहुत ही मीठा और विनम्र था। वह उम्र में भी बहुत छोटी लग रही थी। नमस्ते डायरेक्टर जांग, सभी का स्वागत है।
आज मैं आपकी गाइड रहूंगी। उन्होंने यूनिफॉर्म पहने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। तभी वैन किंग अचानक धीरे से मेरे कान के पास आकर बोली, डायरेक्टर, मैंने इन्हें पहले टीवी पर देखा है। ये उस बहुत फेमस रियलिटी शो में थी। काइवेन से मिलने के बाद जिज्ञासा में मैंने इंटरनेट पर उनके वीडियोस खोजे। सबसे पहला टाइटल देखकर मैं ठिठक गया। देखिए कैसे एक खूबसूरत लड़की एक खूंखार टाइगर को काबू करती है। काइवेन? मेरा चेहरा वहीं जम गया। काइवेन हमें जू के अंदर लेकर गईं। फिर बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ उन्होंने बगल में बैठे टाइगर से कहा, फे थोड़ा पीछे हटो, बच्चों को डरा मत। अगले ही पल टाइगर मानो उनकी बात समझ गया। वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुछ कदम पीछे हटा और आराम से बैठ गया। कुछ सेकंड तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर बच्चों की जोरदार चीखें और तालियां गूंज उठी। मिस शाओवेन कितनी कमाल है। घुरेंग एक कदम पीछे हट गया। उसने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा, मेरा कपड़ा पकड़कर बोला, डायरेक्टर, अभी बड़े टाइगर ने 2 बार धाड़ लगाई। क्या वह सच में हमारे साथ खेलना चाहता है? जंग हेक्सुए तो तुरंत आगे बढ़ गई। उसने उत्सुकता से काइवेन से पूछा, मिस शाओवेन, फेफे क्या कह रहा है? काइवेन का चेहरा अचानक अजीब हो गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराहट बनाए रखी। उसे भूख लगी है। ओह, क्या उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया? किया था। काइवेन ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन उसे फिर से भूख लग गई है? जांग हेक्सुए पूरी तरह उलझ गई। उससे फिर से भूख क्यों लग गई? लूची ने पूरी गंभीरता से कहा, वह बहुत ज्यादा खाने वाला है। टाइगर इंक्लोजर देखने के बाद हम क्रेन इंक्लोजर, मंकी इंक्लोजर और एवियरी भी देखने गए। लंच की व्यवस्था नंचंग जू ने की थी। एक्वेरियम के पास वाले बड़े लॉन पर पिकनिक मैट्स बिछाए गए थे। साथ ही छोटे छोटे पेस्ट्रीज भी रखे गए थे। उसके ठीक बगल में स्वान लेक था। बच्चे स्वान्स को देखते हुए खुशी खुशी पिकनिक करने लगे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। खाना खत्म करने और सारा कूड़ा साफ करने के बाद बच्चे अभी भी उत्साह से भरे हुए थे, इसलिए सब मिलकर एक्वेरियम के अंदर चले गए। डायरेक्टर ने हमें डॉल्फिन्स और बेलुगा वेल्स को बहुत पास से देखने की अनुमति दी। ये एक बेहद खास मुलाकात थी। जांग हेक्सुए की आंखें चमक उठी। डायरेक्टर, डॉल्फिन्स कितनी प्यारी हैं। गू रंग भी बेहद उत्साहित था। ये मेरी हथेली को धक्का दे रही है। लूची चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर पानी के अंदर तैर रही बेलुगा व्हेल को देख रहा था। उस बेलुगा व्हेल का नाम शाओबाई था। शाओबाई आज्ञाकारी ढंग से तैरकर कांच के पास आ गई। उसने प्यार से अपना सिर कांच से रगड़ा। उसका मुंह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था मानो वह हमेशा मुस्कुरा रही हो। उस मुस्कुराती हुई फरिश्ते जैसी बेलुगा वेल को देखकर लूची कुछ पल झिझका। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। शाओबाई ने कांच के आर पार उसकी हथेली के सामने अपनी नाक प्यार से रगड़ दी। वह लड़का जो हमेशा शांत और संकोची रहता था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। उसके होंठ हल्के से खुले। उसने काफी देर तक अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। शाओबाई कांच के चारों ओर कुछ चक्कर लगाकर तैरी और अपना सिर तिरछा कर लिया। लू ची ने भी उसी की तरह अपना सिर तिरछा कर लिया। मैं उस लड़के और बेलुगा व्हेल को खुशी खुशी खेलते हुए देखता रहा और अनायास ही मुस्कुरा उठा। डायरेक्टर, ये कितना अच्छा है। मैंने इन्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। अनवन किंग धीरे से बोली, इन बच्चों के लिए हमेशा ऑर्फनेज में रहना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब इन्हें स्कूल भेजने का समय आ जाएगा। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो, मैं पूरी जिंदगी इनके सामने आने वाली सारी मैलिस को नहीं रोक सकता, लेकिन उसका एक और तरीका होता है जिसे हम स्कार कहते हैं। वह तभी दर्द देता है जब हम उसकी परवाह करते हैं। अगर हम उसकी परवाह ही ना करें तो हम मजबूत और अटूट बन जाते हैं। जो कि यह आउटिंग पूरी तरह सफल रही। ऑर्फनेज लौटने के बाद बच्चों को किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वे खुद ही अपना वीकली डायरी लिखकर मुझे देने लगे। आर्ट क्लास में भी सबने बिना बोले जू के जानवरों की ही ड्राइंग्स बनाई। उन्हें जू इतना पसंद आया था कि वे उसे भूल ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने नंचंग जू वाले रियलिटी शो को डाउनलोड कर लिया और हर वीकेंड बच्चों को उसका एक एपिसोड दिखाने लगा। बिना किसी शक के ये उनकी सबसे पसंदीदा वीकली एक्टिविटी बन गई। कई बार तो वे अपना पेस्ट्री भी बाद में खाने के लिए छोड़ देते, सिर्फ इसलिए कि वीकेंड पर कॉमन रूम में सबसे आगे बैठकर शो देख सकें। सर्दियां आ गईं। मैं और एन वन किंग बच्चों के लिए नए विंटर क्लोथ्स खरीदने गए। रास्ते में वन किंग ने पूछा, डायरेक्टर, इस साल का रिव्यू और इंस्पेक्शन खत्म हो गया है। अगले साल शायद हम नए बच्चों को भी लेंगे, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं,
अगले साल हमारा वेलफेयर इंस्टीट्यूट आधिकारिक रूप से अडॉप्शन भी शुरू करेगा। मैंने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। एडॉप्टिव फैमिलीज की बहुत सावधानी से स्क्रीनिंग करनी होगी। वैनकिंग ने सहमति में सिर हिलाया। वो ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट अभी बहुत बड़ा नहीं था। अगर हम और बच्चों को भी लें तो शायद कुल मिलाकर दर्जन भर ही होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ साल बाद जब मुझे और फंडिंग मिल जाएगी तब हम इसे और बड़ा कर पाएंगे। खाना एक एक निवाला करके खाया जाता है और रास्ता भी एक एक कदम चलकर तय होता है। चलते चलते हम एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे। अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि भूख लगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, हॉट पॉट खाने चलें? वंकिंग एक पल के लिए चौंक गई। लेकिन हमें वापस भी जाना है। मैं मुस्कुराया। कल बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे। अच्छा खाना सबके साथ मिलकर खाना चाहिए। वैनकिंग मेरी तरफ देखने लगी। अचानक उसकी आंखें बहुत कोमल हो गईं। वह हल्के से मुस्कुराई। डायरेक्टर, कभी कभी मुझे लगता है आप बिल्कुल किसी ऐसे इंसान जैसे हैं जिसे मैं जानती हूँ। कुछ बातें बहुत मिलती हैं और कुछ बिल्कुल अलग हैं। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मैं सचमुच कुछ पल के लिए खोसी गई थी। क्या आपको उनकी याद आती है? न्यू ईयर पर उनसे मिल आइए। थोड़ी सी आती है, लेकिन उनसे ऐसी बातें कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। क्या वे आपके रिश्तेदार हैं? वे मेरे बड़े भाई हैं और आपकी तरह वह भी एक टीचर हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जिंदगी में अब हमेशा एक दो लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें पूरी तरह बदल देते हैं। न्यू ईयर आने वाला था। न्यू ईयर्स ईव पर बोए में हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। मैंने बच्चों को बाहर ले जाकर स्नोमैन बनवाए और स्नोबॉल फाइट भी करवाई। सब लोग दिल खोलकर खेल रहे थे। सिर्फ जियांग हेक्स्यू सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी ठुड्डी दोनों हाथों पर टिकाई हुई थी और आसमान से गिरती बर्फ को देख रही थी। मैंने सभी बच्चों के लिए विंटर 3 पीस सेट खरीदा था। उसने अपना एक मुलायम ग्लोव उतारा और गिरती हुई स्नोफ्लेक्स को अपनी हथेली पर पकड़ने लगी। मैं लगभग समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। मैंने उसे एक बार बताया था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन भी बर्फ गिर रही थी और उसी दिन उसकी पहली मुलाकात अपनी माँ से हुई थी। शायद उसे लगता था कि हर बार जब बर्फ गिरती है तो उसकी माँ उससे मिलने वापस आती है। लेकिन वह ज्यादा देर तक अकेली नहीं बैठ सकी। लूची और गुरेंग दोनों ने उसकी एक एक बांह पकड़ ली और उसे खींचकर अपने साथ ले गए। जल्दी आओ, बर्फ पर ड्राइंग बनाते हैं। मैं और लूची तो बना चुके हैं, अब बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठंड से गुरांग का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह बेहद उत्साहित था। मैंने एक छोटा टाइगर बनाया है। लूची ने एक छोटी व्हेल बनाई है। तुम क्या बनाओगी? जियांग हेक्स्यू नीचे बैठ गई और बर्फ पर ड्राइंग बनाने लगी। गुरेंग ने कुछ देर देखा, फिर उलझन में बोला, ये क्या है? इल्ली? लूची भी काफी देर तक देखता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मुर्गी। जो जियांग हेक्स्यू अभी तक गर्व से मुस्कुरा रही थी, वह तुरंत गुस्से से आंखें बड़ी करके बोली, नहीं, ये नहीं है, ये रेड क्रॉन्ड क्रैन है। क्रैन! बच्चे मुझे फैसला करने के लिए खींच लाए। मैंने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ, ये सच में क्रेन है। जंग हेक्सुए ने तुरंत कहा, डायरेक्टर, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपको भी ये दो चॉपस्टिक लगी ऊन की गेंद जैसा ही लग रहा है। पकड़ा गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक क्रेन बनाता हूँ। अभी तक गुस्से में गाल फुलाए बैठी छोटी लड़की तुरंत खेल उठी। बर्फ में खेलने के बाद मैंने सभी बच्चों को अंदर भेजा। जल्दी से गर्म पानी से हाथ और चेहरा धो लो, वरना सर्दी लग जाएगी। ऑर्फनेज का न्यू ईयर बिल्कुल भी अकेला नहीं था। बहुत से लोग हमसे मिलने आए। एन वैनकिंग भी घर नहीं गई। जब मैंने वजह पूछी तो उसने मुस्कुराकर कहा, बोए, ऑर्फनेज के साथ मेरा ये पहला न्यू ईयर है। मैं बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ। हमने मिलकर दरवाजों पर स्प्रिंग कपलेट्स लगाए, फिर साथ बैठकर स्प्रिंग फेस्टिवल गाल देखा, गेम्स खेले और सबने अपनी अपनी विशेस भी मांगी। मैंने हर बच्चे के लिए एक रेड एनवलप तैयार किया था। उसमें एक गिफ्ट था और उनके लिए मेरा लिखा हुआ एक दिल से निकला संदेश भी। बदले में मुझे बच्चों की तरफ से 27 छोटी छोटी पर्चियां मिली जिन पर उनकी विशेष लिखी हुई थीं। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए रात के 9 बजे तक मैंने सबको सोने भेज दिया। फिर मैं अपने ऑफिस में वापस आ गया कुछ बाकी काम निपटाने के लिए। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। लगातार काम करने से मेरी गर्दन और कंधे अकड़ गए थे। मैं खुद उनकी मालिश करने ही वाला था कि तभी एक गर्माहट भरी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। मैं ठिठक गया। शाओफू, होस्ट, न्यू ईयर शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हाँ, वक्त सचमुच बहुत तेजी से बीतता है। मैंने अपना पेन मेज पर रख दिया और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को चुपचाप देखने लगा। फिर मैं उठा और बच्चों के डॉर्मेट्री में गया। एक एक बच्चे के पास जाकर उनकी रजाई ठीक से ओढ़ा दी। हैप्पी न्यू ईयर जांगशी, हैप्पी न्यू ईयर शाओफू।
जब जंग हेक्सुए, गूरंग और लूची 7 साल के हुए तो मैंने उनका दाखिला पास के एलिमेंट्री स्कूल में करा दिया। पिछले 2 सालों में ऑर्फनेज एक बार और बड़ा हो चुका था। हमने नए बच्चों को भी अपनाया था और कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन सबसे बड़े अब भी यही तीनों थे। जियांग हेक्स्यू और गू रेंग बहुत लोकप्रिय थे। कई परिवार उन्हें अडॉप्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी ऑर्फनेज छोड़ना नहीं चाहता था। जांग हेक्सुए बोली, मैं अभी भी चिंग मियाओ क्लास की क्लास मॉनिटर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुरेंग भी बोला, अगर मैं चला गया तो लूची और श्याओशु का क्या होगा? स्कूल के पहले दिन जब तीनों स्कूल के गेट से बाहर निकले तो मैंने तुरंत महसूस किया कि जांग हेक्सुए और गूरांग के चेहरे कुछ उदास थे। सिर्फ लूची हमेशा की तरह शांत था। उसने आज्ञाकारी ढंग से मुझे नमस्ते कहा। मुझे स्कूल के बाहर इंतजार करते देखकर जियांग हेक्स्यू और गुरेंग एक पल के लिए रुक गए, फिर दौड़ते हुए मेरी तरफ आ गए। मैं समझ गया कि वे अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तुम लोग अभी छोटे हो, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं खुद तुम्हें लेने आया करूंगा। जांग हेक्सुए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डायरेक्टर सबसे अच्छे हैं, आज कोला ब्राइड चिकन विंग्स बनेंगे ना? मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। स्कूल के पहले दिन ये हमारी ट्रेडिशन है, आज कैसे छोड़ सकते हैं? जियांग हेक्स्यू खुशी से उछल पड़ी। उसने अपना बैकपैक कसकर पकड़ा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे जोर से गले लगा लिया। गूरंग और लूची भी उसके पीछे खड़े होकर उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगे। स्वीट एंड सॉर पोक रिब्स भी हैं और फ्राइड फिश फिलेट्स भी। मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकता हूँ? गूरेंग ने शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान दी। लूची ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। वो मेरी यादों वाली तस्वीर के उदास लड़के से बिल्कुल अलग लग रहा था। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, फिर मेरे होठों पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। चाहे कुछ भी हो, वह सही दिशा में बदल रहा था। यही तो मेरी सबसे पहली इच्छा थी। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद मैं सोच रहा था कि जाकर जांग हेक्सुए से पूछूं कि आज स्कूल में क्या हुआ था। तभी ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे पीछे वाले गार्डन से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं गार्डन की तरफ गया। वहां मैंने देखा तीनों बच्चे स्लाइड के पास एक लाइन में बैठे थे। गूरंग और जांग हेक्सुए दोनों सिर झुकाए हुए थे। दोनों बहुत उदास लग रहे थे। सिर्फ लूची उन्हें समझा रहा था। कोई बात नहीं, गुरेंग गुस्से से बोला, लेकिन वे सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया। ऑर्फनेज में तो कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहता। सबको तो तुम्हारे चेहरे का बर्थ मार्क बहुत कूल लगता है, वो इसलिए। लूची भी थोड़ा घबरा गया। क्यों? घबराओ मत, आराम से बोलो। शियोशु, याद है डायरेक्टर ने तुमसे क्या कहा था? हर इंसान अलग होता है। कुछ माँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं और कुछ नहीं करती। उसी तरह कुछ बच्चों को मेरे चेहरे का बर्थ मार्क कूल लगता है और कुछ को अजीब या डरावना। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे सिर्फ डर था कि तुम लोग दुखी हो जाओगे या छुपकर रोगे। मैं नहीं रोऊंगा। क्या तुम्हें पिछली सर्दियों की बात याद है, जब डायरेक्टर ने हमें साथ में पेंटिंग करना सिखाया था? गूरंग ने सिर हिलाया। वही दिन जब हमने वाटर कलर्स से एक दूसरे के चेहरे पर पेंटिंग की थी। डायरेक्टर ने कहा था कि कोई प्रिंसेस बनेगा, कोई प्रिंस, कोई नाइट, कोई छोटा डेविल या हीरो। फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर एक मास्क बना दिया और कहा कि अब मैं कैमन राइडर हूँ। हाँ, गुरेंग हंस पड़ा। उस दिन तुम इतने पॉपुलर हो गए थे कि हर कोई तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। लूची, उस दिन तुम सच में बहुत कूल लग रहे थे। लूची मुस्कुराया। लेकिन मैं जानता हूँ डायरेक्टर मुझे सिर्फ ये बताना चाहते थे कि सब ठीक है। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मैं सबसे कूल बच्चा हूँ। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी खुद से नफरत नहीं हुई। तीनों में लूची सबसे बड़ा था, इसलिए उसकी बातें गुरेंग और जियांग हेक्स्यू को पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन वे फिर भी सुनते रहे, इसलिए कोई बात नहीं। अगर दूसरे बच्चे मेरे बारे में कुछ कहते भी हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों हो। तुम हमेशा मेरी तरफ से बात करोगे। डायरेक्टर मेरे सबसे पसंदीदा इंसान है और तुम दोनों दूसरे नंबर पर हो। मेरे लिए भी यही है। डायरेक्टर सबसे पहले, फिर तुम दोनों। हाँ हाँ। दीवार के पीछे खड़े होकर बच्चों की बातें सुनते सुनते मैं कुछ देर के लिए खो गया। फिर मेरे होंठों से हल्की सी हंसी निकल गई। मैंने इंतजार किया जब तक तीनों ने छोटी उंगली मिलाकर हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहने का प्रॉमिस नहीं कर लिया। तब मैंने हल्की सी खांसी की और गार्डन में चला गया। ओह नहीं, डायरेक्टर! चोरी छिपे बाहर खेलने आए तीनों बच्चे घबरा गए। वे तुरंत सीधे खड़े हो गए और सिर झुका लिया, लेकिन मैंने उन्हें डांटा नहीं। मैं बस उन्हें वापस डॉर्मेट्री तक ले गया। अंदर भेजने से पहले
मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, फिर धैर्य से बोला, भविष्य में चाहे कुछ भी हो तुम मुझे सब बता सकते हो, पहले खुद उसे सुलझाने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पाए तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखकर कि मैं उन्हें रात में बाहर आने के लिए सजा नहीं दे रहा, जांग हेक्सुए के चेहरे का तनाव पूरी तरह गायब हो गया। उसने सबसे पहले सिर हिलाया। ठीक है। उसी समय श्याओफू की आवाज मेरे कानों में गूंजी, होस्ट हीरोइन का अफेक्शन लेवल पूरा भर चुका है, मिशन कंप्लीट। उसी पल जियांग हेक्सू ने धीरे से पूछा, डायरेक्टर कैप्चर का मतलब क्या होता है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैं लगभग भूल ही गया था कि जांग हेक्सुए के पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी थी। एक दिन उसे जरूर पता चल जाता कि मैं शुरू से ही उसके पास कैप्चर मिशन लेकर आया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया। इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया की केयर और लव को महसूस करो। मैं तुम्हें इस दुनिया में मौजूद लव के अनगिनत रूप सिखाना चाहता हूँ। यही वह चीज है जिसकी कमी तुम्हारे जैसे अनगिनत ऑर्फनेज के बच्चों की जिंदगी में होती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक दिन स्प्रिंग जरूर आएगी। दुनिया के किसी कोने में छोड़ दिए गए तुम्हें भी धूप का, सुबह की ओस का और ठंडी हवा का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। एक छोटी सी चिड़िया भी तुम्हारी खिड़की पर आकर तुम्हारे लिए गाना गाएगी। तुम्हें अपनी खुशी मिलेगी और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। श्याओशु, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। इसका मेरे कैप्चर मिशन से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी उन अनगिनत बच्चों की तरह सितारों की चमक है जिनकी मैंने हमेशा देखभाल की है। इस बार मेरे पास सिर्फ एक कैंडी नहीं है, मैं कैंडी बनाने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, ताकि एक दिन तुम जैसे सभी बच्चों को सितारों का स्वाद चखा सकूं। जंग हेक्सुओ को मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी अपनी बाहें फैलाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। डायरेक्टर, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब सब ठीक था, क्योंकि वह लव का असली मतलब समझ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि इस दुनिया में लव के हजारों रूप होते हैं, इसलिए वह कभी भी किसी की भावनाओं को आसानी से ठेस नहीं पहुंचाएगी। गुरेंग और लूची भी धीरे धीरे आगे आए। दोनों ने मुझे गले लगा लिया। डायरेक्टर, हम भी आपसे प्यार करते हैं। हमारी आवाजें डॉर्मेट्री के अंदर तक पहुंच गईं। अंधेरे कमरे में एक एक करके कई बच्चों ने अपनी आंखें खोल दी। उधर अनवंकिंग अभी जाने ही वाली थी कि बगल से एक छोटी सी हथेली ने उनका हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की धीरे से बोली, मुझे डायरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे आप भी पसंद है मिस एन। मुझे आप भी बहुत पसंद है। मुझे आंटी लू भी पसंद है, जो हमारे लिए खाना बनाती है। मुझे गेट वाले ग्रैंडपा चैन भी पसंद है, और सिस्टर शाओवेन भी, जो हर महीने हमसे मिलने आती है, और सिस्टर शाओयू भी, जो पिछली बार हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई थी। एनवन किंग, जो अभी कुछ देर पहले बच्चों को सुलाकर उठी थी। अचानक ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से गले लगा लिया। वह दरवाजे के बाहर उस व्यक्ति की तरफ देखने लगी जिसे बच्चे कस कर गले लगाए हुए थे। उसके चेहरे पर बेबसी थी, लेकिन मुस्कान बेहद कोमल थी। काफी मुश्किल से हमने उन चहचहाते एक एक करके अपने दिल की बात कहने वाले बच्चों को दोबारा सुलाया। फिर मैं और एन वन किंग ने डॉर्मेट्री का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। बाहर चांदनी बेहद सुंदर थी, उजली और बिल्कुल साफ, मानो जमीन पर मोतियों की परत बिछ गई हो। एक और नया साल आ चुका था। ऐसा लगता था कि बेइचेंग में हर सर्दी बर्फ जरूर गिरती है। मैं खिड़की के सहारे खड़ा होकर बर्फ में खेलते बच्चों को देख रहा था। इस साल उन्होंने एक नया खेल शुरू किया था। वे साइंस टीचर के पीछे पीछे घूमते और स्नोफ्लेक्स के आकार देखने की जिद करते। धीरे धीरे एन वॉनकिंग मेरे पास आकर खड़ी हो गई। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, घर जाइए वैनकिंग। आप बहुत समय से घर नहीं गई हैं। वैनकिंग ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है डायरेक्टर। इस साल न्यू ईयर के दूसरे दिन मेरे बड़े भाई अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे हमारे ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनकर काम करना चाहते हैं। उनके स्टूडेंट्स कितने बड़े हैं? वे मेरे भाई की पढ़ाई हुई पहली बैच के स्टूडेंट्स हैं। अब वे सब ग्रेजुएट हो चुके हैं। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर, उन्हें काफी अनुभव है, और मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड वन किंग लगातार बोलती ही जा रही थी। मैं बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता रहा और सिर हिलाता रहा। लगता है इस साल भी ऑर्फनेज में खूब रौनक रहने वाली थी। न्यू ईयर्स ईव पर मैंने हमेशा की तरह बच्चों को सुलाया, फिर अकेला अपने ऑफिस में बैठ गया। श्याओफू हमेशा की तरह चुपचाप मेरी मालिश कर रहा था। पुराने दोस्त की तरह मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, श्याओफू तुम कब जा रहे हो? जब से वह मेरे साथ जुड़ा था तब से उसने मुझे बताया था कि कैप्चर मिशन पूरा होने के बाद उसे अपना अगला होस्ट ढूंढना होगा। आखिर सिस्टम्स के भी केपीआई होते हैं। श्याओफू पहले के पीआई किंग बनने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। जब उसने मेरा मिशन इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखा था तो खुशी से उछल पड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों जांग हेक्सुए का अफेक्शन लेवल 100 होने के बाद
वो बस थोड़ी देर के लिए खुश हुआ, फिर उसने दोबारा कभी जाने की बात ही नहीं की। वह हमेशा मेरी ही तरफ रहा, लेकिन इस बार शाओफू हमेशा की तरह चुप नहीं रहा। कुछ देर बाद वह धीरे से मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। वह बहुत कम इस रूप में मेरे सामने आता था, हल्की सी चमक छोड़ता हुआ रोशनी का एक छोटा सा मुलायम गोला। हमेशा मजाक करने वाला शाओफू इस बार हिचकिचा रहा था। काफी देर बाद उसने पूरी बात कह पाई। होस्ट, मैं अब जाना नहीं चाहता। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उतना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब मेरा अपना नाम है, मैं शाओफू हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और बोआई ऑर्फनेज को दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत देर तक चुप रहा। शाओफू घबरा गया। क्या क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? बिल्कुल नहीं, मैं धीरे से मुस्कुराया। बस इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मैं बस बहुत भावुक हो गया हूँ। शाओफू धीरे से बोला, लगता है मैं भी अब अपने दोस्तों जैसा हो गया हूँ। हम सबके पास अब कुछ ऐसा है जो हम करना चाहते हैं। मेरा अपना नाम है और मेरे पास सबसे अच्छे होस्ट भी हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे लिए बहुत खुश हैं। मैंने अपनी हथेली में रखे उस छोटे से प्रकाश के गोले को प्यार से सहलाया। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो नए साल में भी हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर वसंत जैसी गर्माहट थी। हमेशा की तरह मैं ऑफिस से बाहर निकला, बच्चों की डॉर्मेट्री में जाकर उनकी रजाई ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं वहीं रुक गया। मेरे ऑफिस के दरवाजे पर सितारों जैसी छोटी छोटी लाइट से सजा हुआ एक कांच का जार टंगा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स रखे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर जार उतारा। सबसे ऊपर वाले बड़े कार्ड पर मुझे बेहद परिचित लिखावट दिखाई दी। कुछ शब्द पेन में लिखे थे, लेकिन हर अक्षर बहुत साफ और पूरे मन से लिखा गया था। डायरेक्टर, ये आइडिया चिंग मिया क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर बनाया है, लेकिन आपका दरवाजा बहुत ऊंचा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए हमें मिस एन से इसे टांगने के लिए कहना पड़ा। हम सब ने ध्यान दिया है कि डायरेक्टर को स्टार्स बहुत पसंद हैं। लूची कहता है कि डायरेक्टर अक्सर आसमान देखते रहते हैं। गुरेंग कहता है कि आप मून को देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्टार्स को देख रहे होते हैं। इसलिए यहाँ मूनलाइट नहीं है, सिर्फ स्टार लाइट है। हाँ, गुरेंग ने आपके लिए एक मून भी बना दिया है। हर साल डायरेक्टर हम सबका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी डायरेक्टर का बर्थडे नहीं पता था। इसलिए हमने मिसन से पूछा। तब हमें पता चला कि आपका बर्थडे स्प्रिंग आने वाले दिन होता है, लेकिन उस समय तक हमें सो जाना पड़ता है, इसलिए हम रात में आपको हैप्पी बर्थडे नहीं कह सकते। हम सब अच्छे बच्चे हैं, हमने बहुत अच्छे से व्यवहार किया है। हैप्पी न्यू ईयर डायरेक्टर, हैप्पी बर्थडे। हम सब ने अपनी अपनी छोटी सीक्रेट लेटर भी अंदर रखी है, उन्हें छिपाकर अकेले पढ़िएगा। चिंग मियाओ क्लास के सभी बच्चे जियांग हेक्स्यू गु रेंगलूची चेन याओ। एक भी नाम कम नहीं था, एक भी नाम ज्यादा नहीं था। हर बच्चे ने अपना नाम बहुत ध्यान से लिखा था। फिर मैंने जियांग हेक्स्यू की सीक्रेट लेटर खोली। डायरेक्टर, आपने एक बार मुझसे कहा था कि जिस दिन मैं अपनी माँ से मिली थी उस दिन बर्फ गिर रही थी। वह विंटर था। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे पहली बार किस दिन मिली थी, लेकिन मुझे लगता है वे फेरी टेल्स वाला सबसे सुंदर मौसम रहा होगा, क्योंकि उसी मौसम में मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। इसलिए स्प्रिंग का ये पहला लेटर मैं आपको दे रही हूँ। डायरेक्टर, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जांग हेक्सुए। पता नहीं कहां से आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनी पूरे आसमान में खिल उठी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर जियांगशी। मैंने स्टार्स वाले उस ग्लास जार को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। स्प्रिंग की ओर से आए उस खत को देखते हुए मुझे शाओ फू की कही हुई बात याद आ गई। उसने एक बार मुझसे पूछा था, अगर एक दिन जियांग हेक्स्यू को पता चल गया कि आप शुरू में सिर्फ उसका दिल जीतने आए थे तो क्या होगा? उस समय मैंने कुछ देर सोचा था, फिर उससे कहा था, कोई बात नहीं। ठीक वैसे ही जैसा मैंने जांग हेक्स्यू से कहा था, सब ठीक है। लव कभी ऊंच नीच या अमीर गरीब या नोबल और हम्बल में फर्क नहीं करता। लव सिर्फ एक बात देखता है कि वह सच्चा है या झूठा। इस दुनिया में लव के अनगिनत रूप हैं। शर्तों वाला लव, बिना शर्तों वाला लव, दिखावटी लव, दिल की गहराइयों से निकला लव, छिपा हुआ लव, खुलकर जताया गया लव, किसी के द्वारा स्वीकार किया गया लव, या फिर ऐसा लव जो शायद शुरुआत में सच्चा नहीं था, लेकिन अंत में उसने अपना 100% सच्चा दिल दे दिया।